ब्रिक्स समिट की इस बार सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी और पाकिस्तान ने इस दफा किस तरह खेला है इस ब्रिक्स में। पुतिन ने अपना लोहा किस तरह मनवाया है और कैसे ये जो ब्रिक्स मेंबरान हैं इन्होंने वेस्ट को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स की ये समिट रशिया के शहर कजान में उस वक्त मुनक्किद की गई है जब रशिया यूक्रेन जंग अपनी पूरी पीक पर है और इस वक्त पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड पुतिन के पीछे पड़ी हुई है और उनको आइसोलेट करना चाहती है। इस समिट से पुतिन ने पूरी दुनिया को यह भी पैगाम दिया है कि मैं आइसोलेटेड नहीं हूं। उनके लिए ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी हासिल की है इसको होस्ट करके। मतलब एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है जो इन पर सैंक्शंस लगा रही है, जो इनको पराया डिक्लेयर कर रही है, लेकिन पुतिन ने यहाँ पर आधी दुनिया को जमा कर लिया और कहा कि देखो आप मुझे इतनी आसानी से आइसोलेट नहीं कर सकते। आधी दुनिया मेरे घर में मौजूद है, बड़े बड़े लीडरान मौजूद हैं। ब्रिक्स जो कि G7 के बाद एक दूसरा बड़ा पावरफुल ग्रुप है और इसके अलावा UN के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं फिर आइसोलेटेड तो ना हुआ ना। तो इस पर यूक्रेन ने काफी ज्यादा तनकीद की UN पर कि आपने रशिया को क्यों लेजिटिमेसी प्रोवाइड की यहाँ पर शिरकत करके। जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग का जो मेन मकसद है वो यही है कि वेस्ट की जो मोनोपोली है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोनोपोली, उसको चैलेंज किया जाए। मतलब वेस्ट जो कहता है, वेस्ट ये दिखाने की कोशिश करता है अमेरिका की सरबराही में कि सारी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो हमारे ताबे है। मतलब फाइनेंशियल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स, ये हम डिसाइड करेंगे। ब्रिक्स अब सर उठा रहे हैं कि नहीं, अब हम भी हैं, अब दूसरे पावर के मरकज भी है, यानी दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहेगी। अब ताकत का सरचश्मा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ताकत के कई सरचश्मे होंगे जैसे कि रूस, चाइना, इंडिया, अरब दुनिया वगैरह। हमने देखा था कि पिछले साल इसमें कई नए मेंबरान शामिल हुए थे जैसे कि इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, UAE। सऊदी अरब ने अभी फॉर्मली इसमें शिरकत नहीं की, लेकिन UAE, इथियोपिया, इजिप्ट, ये नए कंट्रीज शामिल हुए हैं ब्रिक्स में और ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस बन गई है। और इसमें हमने देखा कि सारे टॉप लीडर्स मौजूद थे। चाइना के शी जिनपिंग से लेकर इंडिया के मोदी, मिस्र के सीसी से लेकर UAE के सदर, इथियोपिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट और ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद थे। ब्राजील के प्रेसिडेंट यहाँ पर शिरकत नहीं कर सके, वो किसी इंजरी का सामना कर रहे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की। तो जितने भी टॉप हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स वो इस समिट में मौजूद थे और उस समिट में जिसको पुतिन होस्ट कर रहे थे। अरब ममालिक के टॉप लीडर्स की इस समिट में शिरकत भी इस चीज का सबूत है कि वो भी अब एक बैलेंस कायम करना चाहते हैं, वो एक बैलेंस को देखना चाहते हैं। वो अपने सारे कार्ड सिर्फ एक ही जानिब नहीं खेलना चाहते। वेस्टर्न कैंप में ट्रेडिशनली ये जो अरब ममालिक अमेरिका के साथ थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ थे, अब ये ईस्ट के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक क्लियर पैगाम दिया गया है इन सारे ममालिक की तरफ से कि अब ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी की तरफ भी देखा जाएगा, जो रीजनल ब्लॉक है उसको भी कायम किया जाएगा, एशिया को राइज किया जाएगा। ब्रिक्स जो कि अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है जिसमें नए ममालिक शामिल हुए हैं, ये 25% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की 45% पॉपुलेशन इनके पास है। इसके अलावा बहुत से ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। टर्की के उर्दगान मौजूद थे और इंटरेस्टिंगली वो नेटो का पार्ट है। नेटो ऑब्वियसली अमेरिका के जेर असर है और वो हमेशा से ही ब्रिक्स को इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखती। फिर भी उनका एक मेंबर कंट्री टर्की, उसके हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद थे। मलेशिया की यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी को लेकर लीडरान इकट्ठे हो रहे हैं एशिया के अंदर, यूरेशियन लैंड के अंदर। इस बार की ब्रिक्स समिट का जो मेन मकसद था वो ये था कि वेस्ट की जो हेजीमनी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हेजीमनी, उसको चैलेंज किया जाए और एक ऑल्टरनेटिव करेंसी मुतारिफ करवाई जाए। मतलब एक पैरेलल सिस्टम जो कि डॉलर के मुकाबले में खड़ा हो। ये सारे मुल्क अब समझ चुके हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद कि वेस्ट किसी भी मुल्क को सैंक्शंस लगाकर क्रिपल कर सकता है। इन्होंने रशिया को क्रिपल करने की कोशिश की लेकिन उसमें ये नाकाम रहे, बल्कि उल्टा ये फायदा हुआ कि एशिया के जो ममालिक हैं वो मजीद करीब आ गए एक दूसरे के, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर वेस्ट ये हम पर सैंक्शंस लगाता रहा, डॉलर से हमको महरूम करता गया, तो फिर एक दिन हम अकेले रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से हाथ मिलाया जाए, लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स एक नई करेंसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो इसलिए ब्रिक्स ममालिक ऑलरेडी क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की करेंसीज में
ट्रेड कर रहे हैं, लोकल करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें चाइना और रशिया की जो ट्रेड है वो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो टोटल डॉलर को डिच करा चुके हैं। इवन पाकिस्तान ने जो तेल खरीदा था रूस से वो लोकल करेंसी में था, इंडिया ने जो रूस से तेल खरीदा था वो लोकल करेंसी में था। तो इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि डॉलर के मुकाबले में अगर आपके सेंट्रल बैंक में डॉलर ना भी हो तो आप अपनी करेंसीज को इस्तेमाल करके, या ब्रिक्स या फ्यूचर में कोई अगर नई करेंसी मुतारिफ करवाती है तो उसको इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेड को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा रूस और चाइना मिलकर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के अंदर जो वेस्ट के खिलाफ सेंटीमेंट है, स्पेशली ये सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है इसराइल की जंग के बाद। जिस तरह इन्होंने खुलेआम इसराइल को सपोर्ट किया है, उन सेंटीमेंट्स को भी ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक भी हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ने जितना ज़्यादा गंद घोला है इसराइल को खुलेआम सपोर्ट करके, उनको खुला लाइसेंस देके, वो उसके खिलाफ जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है उसको केटर करें चाइना और रूस। उन ममालिक के साथ ये अब खड़े हो रहे हैं और मिडल ईस्ट के हवाले से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया इस समिट में। यानी एक तो बड़ी हेडलाइन ये थी कि अपनी करेंसी की बात हुई है कि ब्रिक्स अब अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड की बात करेंगे जब तक नई करेंसी नहीं आ जाती। और दूसरी बात ये थी कि अमेरिका के जो इकदाम हैं इसराइल के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, उस पर भी शदीद तनकीद की गई है। और क्लियरली ग्लोबल साउथ से ताल्लुक़ रखने वाले ये सारे ममालिक यूएस पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और वो अपने नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। वो यूएस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने दूसरे ऑप्शंस को भी रखना चाहते हैं। नए नए मौके तलाश कर रहे हैं कि अगर एक तरफ से सैंक्शंस लग जाएं तो दूसरी तरफ से हमारे जो दूसरा ग्रुप है वो हमारा हाथ पकड़ ले, वो हमारे साथ ट्रेड करे, जैसे इंडिया और रशिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया के बड़े इख्तलाफात थे चाइना के साथ। हिस्टोरिकली ब्रिक्स में इंडिया ब्रिक्स की एक्सपेंशन के खिलाफ था, इंडिया पाकिस्तान की शमूलियत के भी खिलाफ है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस को कम किया गया है। हमने देखा क्लियरली ये हाथ मिलाए गए हैं और इंडिया और चाइना जो दो बड़े मुल्क हैं उन्होंने अपने इख्तलाफात को कम करने की बात की है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम मिलकर साथ चलेंगे अपने जितने भी तनाज़ात हैं। और इसका क्रेडिट पुतिन को जा रहा है। बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पुतिन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने जो दो दोस्त हैं उनको वापस आपस में बिठा दिया और उनके हाथ मिलवा दिए हैं। शी जिनपिंग और मोदी की जो मीटिंग्स थी, जो हंसते हुए जो हमने तस्वीर देखी हैं, वो इसका मुंह बोलता सबूत है। और पुतिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। और डेफिनेटली यूएस कैंप में भी बहुत से लोग यही चाहते हैं कि इंडिया और चाइना की लड़ाई रहे, लेकिन ये जो ब्रिक्स समिट थी इसमें काफ़ी फासले दूर किए गए हैं, कोशिश की गई है और मोदी की तरफ से भी खुले दिल का मुजाहरा किया गया है। शी जिनपिंग ने भी अपने जो इनके इख्तलाफात हैं भारत के साथ उनको कम करने का कहा है, क्योंकि इसके पीछे मेन सोच यही है कि ईस्टर्न कनेक्टिविटी, ईस्टर्न ब्लॉक, एशियन एक्सिस, इसको मजबूत किया जाए, रीजनल कनेक्टिविटी को इतना मजबूत किया जाए यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर कि कोई इन्हें डिवाइड ना कर सके और इनकी इकॉनमी फ्लरिश करे डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए, जैसे कि BRI है, जैसे कि SCO है, ये ब्रिक्स है। इकॉनमी और ट्रेड की बात करें तो इसका एक और बहुत बड़ा सबूत ये है कि चाइना और इंडिया बहुत बड़े बायर बन चुके हैं रशियन ऑयल के। जब रशिया पर सैंक्शंस लगी और उनका तेल खरीदना तकरीबन बंद कर दिया वेस्टर्न ममालिक ने, तो चाइना और इंडिया आ गया है और अब 90% रशिया का ऑयल वही दोनों कंट्रीज खरीद रहे हैं। ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जिसको अमेरिका किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के लिए ब्लॉक कर सकता है और आलमी ट्रेड से महरूम कर सकता है, जिस तरह उन्होंने रशिया को किया था, चाइना इसके ऑल्टरनेटिव पर काम कर रहा है। और इसके अलावा तुर्की और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज अपने जो रिजर्व्स हैं उनको सोने में तब्दील कर रहे हैं ताकि डॉलर पर डिपेंडेंस कम से कम हो। तो इस दफ़ा की 3 बड़ी हेडलाइंस थी। एक तो ब्रिक्स ममालिक ने फैसला कर लिया कि डॉलर पर डिपेंडेंस कम की जाएगी, जब तक नया पेमेंट सिस्टम नहीं आ जाता हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इसके अलावा चाइना और भारत का क्लोज होना और पुतिन का एक बार फिर लेजिटिमेसी हासिल करना, पुतिन का पूरी दुनिया को पैगाम देना वेस्टर्न ममालिक को कि अगर आप हमें सैंक्शंस कर रहे हो या हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो हमें कोई फिक्र नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखो आधी दुनिया अपने मुल्क में बुला ली है। और ग्लोबल साउथ, ये जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है, ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जिनके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, ये अब इकट्ठी हो चुकी है और अब ये चाइना और रूस की तरफ देख रही है
चाइना और रूस इनको नए नए ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत भी इसमें अपना एक रोल तलाश कर रहा है। भारत के लिए बस मसला ये है कि उन्होंने वेस्ट से भी बना कर रखनी है। वेस्ट भी उनका बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत वैसे कहाँ पर लाया करता है, वो हमसाया तो इन लोगों का है, एशिया के ममालिक का। और दूसरा अब ये अरब ममालिक का किरदार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो भी हिस्टोरिकली वेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। अब वो खुद चाह रहे हैं अरब ममालिक के, सऊदी अरब हो या यूएई हो, कि अब हम अपने सारे कार्ड्स वेस्ट की झोली में ना डालें, हमें दूसरी तरफ भी कनेक्ट करना है, क्योंकि वो खुद एशिया का पार्ट है, वेस्टर्न एशिया का वो पार्ट है। वो भी देख रहे हैं कि ये जो नई नई दोस्तियां, नए नए ग्रुप्स और नए नए ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, उसमें भी हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो फिर ये एशिया का जो राइज है, उसमें जो एक ग्रुपिंग होगी, उसमें कहीं वो पीछे ना रह जाए। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ग्रुप का भी पार्ट रहें और साथ साथ अमेरिका से भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते रहें। सबकी यही कोशिश है, चाहे अरब हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स। थिंकिंग यही नज़र आती है कि वेस्ट को एलियनेट किए बगैर हमने अब जो नए कॉरिडोर्स और नई दोस्तियां बन रही हैं, उनको किस तरह साथ लेकर चलना है, क्योंकि फ्यूचर वही है जो हमेशा से मैं कहता हूं कि एशिया इज़ फ्यूचर इज़ एशिया। ये जो ईस्टर्न कनेक्टिविटी है, ईस्टर्न एक्सिस है, यही हमारा फ्यूचर है। हमने वेस्ट और यूरोप के साथ अपने पुराने ताल्लुकात को भी आगे लेकर चलना है और यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर अपने नए ब्लॉक्स भी बनाने हैं, ताकि हम इकोनॉमिकली मजबूत हों और हमें सैंक्शन से कोई डरा ना सके। अमेरिका के पास सैंक्शंस का टूल है अभी, लेकिन अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो सैंक्शंस इन पर असरअंदाज नहीं होगी। ईरान इसका मुंह बोलता सबूत है, रशिया इसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह उन्होंने अमेरिकन सैंक्शंस को डिफाई किया है आपस में ट्रेड करके। और इससे एक और बहुत बड़ा लेसन हमें ये मिलता है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रहेगी। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, बल्कि कई पावर सेंटर्स होंगे। और अब कोई सुपर पावर किसी बदमस्त हाथी की तरह किसी भी एशियन मुल्क को इतनी आसानी से कुचल नहीं सकती। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की डोमेन्स में इन सारे मुल्क का कोऑपरेशन आपस में बहुत ज़रूरी है और ब्रिक्स उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। हमने सुना था कि कज़ान समिट में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से बातचीत होगी, लेकिन कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने डेफिनेटली एससीओ समिट करवाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो भी एशिया का ही एक प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान की उसकी सरबराही करना, सक्सेसफुली दूसरे मुल्कों के सरबराहान को बुलाना और समिट को मुनाकिद करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में ब्रिक्स वेस्ट को चैलेंज करने में कामयाब हो जाएगा, या आपके ख्याल में अमेरिका अपनी पुरानी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए ब्रिक्स के राइज को रोकने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।